प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मेघदूतम का और इसके अंतर्गत पूर्व मेघ से हम लोग कल की कक्षा तक क्रमशः 61 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का इस 62वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक मेघदूतम और अपनी नोट्स लेकर के तैयार हो जाइए। मित्रों, चलिए हम लोग गहन सूक्ष्म विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो एक बार पढ़ लिया जाए श्लोक को। गत्वा चोर्ध्वं दशमुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संधे कैलासस्य त्रिदश वनिता दर्पणास्यातिथिष्या श्रृंगोच्छायै कुमुद विशदहि यः वितत्य स्थितः खं राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याट्टहासः। है ना मित्रों, देखिए इस श्लोक में मेघ कहाँ पहुंच रहा है, यहां से एकदम नोट कर लीजिए मित्रों। श्लोक संख्या 62 से कैलाश पर्वत का वर्णन प्रारंभ हो जा रहा है ना। अर्थात जो हम लोग अभी कल 61वें श्लोक में अध्ययन किए कि कौन की यक्ष मेघ से कह रहा है कि उस क्रौंच रंध्र से होते हुए तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाना। तो उत्तर दिशा की ओर मित्रों जाकर के ऊपर वही कैलाश का पर्वत है। मैं आप लोगों को अब इसको समाप्त कर ले एकदम 67 श्लोक तक, 67 ही है। तो अगर इसको समाप्त करने के बाद मित्रों मैं आप लोगों को बिल्कुल चित्र के द्वारा उसको हम समझा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। फिलहाल ये समझिए कि वो क्रौंच रंध्र से होते हुए उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर पहुंच रहा है, अरे कैलाश पर्वत पर पहुंच रहा है। तो अब कैलाश पर्वत की शोभा क्या है, कैलाश पर्वत का गुण क्या है, विशेषता क्या है, इसी का वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक में मित्रों। और एक चीज नोट कर लीजिए, यहां से कैलाश पर्वत का वर्णन प्रारंभ। ठीक, चलिए अब अर्थ को हम लोग देखते हैं। कह रहे गत्वा च ऊर्ध्वम। गत्वा अर्थात मित्रों जाकर, च मने और ऊर्ध्वम मने ऊपर, है ना। कह रहे हैं कि और ऊपर जाकर के, जब क्रौंच रंध्र से चलोगे तो और ऊपर जाकर के तुम 10 मुख भुज उच्छ्वासित प्रस्थ संधे, है ना। 10 मुख अर्थात रावण की, और भुजा मने भुजा से, है ना। रावण की भुजा से उच्छ्वासित मतलब हिलाए गए, रावण की भुजा से हिलाए गए, और प्रस्थ संधे, प्रस्थ संधे अर्थात जोड़ों वाला, है ना, जोड़ों की शिखरों वाला। ठीक, या फिर काले मित्रों हिलाया गया, शिथिल किए गए, हम लोग लिख लेते हैं। शिथिल अर्थात कमजोर, ये बल्कि अर्थ सटीक बैठ जाएगा। शिथिल किए गए शिखरों वाला, किए गए शिखरों वाला। ठीक, शिखरों वाला, है ना मित्रों। अब यह विशेषण हो गया। फिर से इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं कि और ऊपर जाकर के रावण की भुजा से शिथिल किए गए शिखरों वाला। ठीक, कौन? कैलासस्य, उस कैलाश पर, उस कैलाश का षष्ठी है तो कैलाश का। और फिर मित्रों आगे उस कैलाश का एक और विशेषता ये बता रहे हैं कि वह कैलाश त्रिदश वनिता, त्रिदश मित्रों देवता। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ है। जो लोग टीजीटी का पेपर इत्यादि चाहे बैठे होंगे जानते होंगे, टीजीटी में पूछा जा चुका है त्रिदश का अर्थ क्या होता है। तो देवता मित्रों वैसे आप लोग जानते होंगे, नहीं तो इसको एकदम बिल्कुल नोट करके अंडरलाइन करके यहाँ बैठा लेना है। ठीक, त्रिदश अर्थात देवता की, वनिता माने स्त्री, जो देवता की जो स्त्रियां हैं इनके दर्पण से, है ना, दर्पण रूप, है ना। यानी कि हम लोगों को मित्रों चेहरा देखना हो तो हम लोग किस में देख लेते हैं? शीशे में देख लेते हैं। तो स्त्रियों, देवताओं की स्त्रियों को जब चेहरा देखना होता था तो वो कैलाश में जाकर किस तरह से देख लेती थी, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखता था। इतना वो धवल है, सफेद है कैलाश पर्वत। तो वही कह रहे कि देवता की स्त्रियों के दर्पण रूप उस कैलाश से, उस कैलाश का अतिथि बनना, उस कैलाश का अतिथि बनना। अब आ गई बातें समझ में मित्रों। तो यहाँ पर कैलाश के लोगों को दो विशेषता ये बताए, दो विशेषण फिर से देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि हे मेघ, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, और तुम ऊपर जाकर के रावण की भुजा से शिथिल किए गए शिखरों वाला और देवता के स्त्री दर्पण रूप उस कैलाश का तुम अतिथि बनना।
अर्थात वहां से क्रौंच रंध्र होने से शुरू होकर के मित्रों कहाँ पहुंच गया, कैलाश पर, वहां अतिथि बनना। अब वह कैलाश का वह शोभा कैसी है, अब नीचे के दो पंक्तियों में बता रहे भाई, ये तो बता दिए कि वहां कैलाश का अतिथि बन जाना, अब वो कैलाश दिखता कैसा है यह देखिए अब इन दो श्लोकों में। कह रहे कि श्रृंगोच्छाय कुसुम विशदय, विशदय, विशदय यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे मित्रों, तो यह जो है कि रुत होकर के ऊपर चला जाएगा, यह है ना, फिर यह, तो यह मतलब जो, तो कह रहे हैं जो यह सर्वनाम किसके लिए आया, तो कैलाश के लिए आया। कह रहे जो कैलाश है ना, जो कैलाश कुमुद विशदय, अर्थात कह रहे हैं कि कुमुद के समान, विशद मतलब सफेद, सफेद कह ले या फिर उजली कह ले, ठीक है ना। कह रहे कुमुद के समान उजली श्रृंगोच्छाया, यानी कि चोटियों की, श्रृंग मतलब क्या होता है मित्रों, चोटी, ठीक। तो कह रहे कि चोटियों की, उच्छाई मतलब ऊंचाई वाला, चोटियों की ऊंचाई वाला, ठीक। फिर से समझिए कि जो कैलाश कुमुद के समान उजली, चोटियों की ऊंचाई वाला, वितत्य मने फैला कर, फैल कर, वितत्त मने फैल कर, स्थित मने स्थित है, खम मने आकाश में, आकाश में। आगे बातें समझ में मित्रों। कह रहे वह कैलाश जहां के तुम अतिथि बनोगे, वह कैलाश जो है कुमुद के समान उजली है, उसकी चोटियां है ना, और वह चोटियों की ऊंचाई वाला, यानी उसकी जो चोटी मित्रों कुमुद के समान उजली है। स्पष्ट कह दे रहे हैं एकदम कि वह कैलाश, जो कैलाश कुमुद के समान उजली चोटियों से ऊंचाई वाला, आकाश में फैल करके क्या है ना, फैल करके स्थित अर्थात व्याप्त है। अब आगे देखिए और कह रहे हैं कि राशिभूत, अब वो जब भाई उजली से फैला हुआ तो दिख कैसा रहा, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि राशिभूत मतलब मित्रों एकत्रित, है ना, राशिभूत अर्थात एकत्रित, और प्रतिदिन मेव, प्रतिदिन मेव मतलब हो जाएगा मित्रों कि प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, है ना, दिन दिन या फिर प्रतिदिन, ये तो स्पष्ट हो गया। यू मतलब मित्रों यहाँ पर मानो हम कर ले, चाहे समान भी अगर कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अलंकार हम लोग लास्ट में आराम से निकाल लेंगे, है ना। त्रयंबकम, है ना, त्रयंबकस्या अट्टहासः, त्रयंबकस मतलब मित्रों हो जाता है भगवान शिव, और अस्या अट्टहास मतलब मित्रों उनके हंसी की, हंसी है ना। अब इस चीज को मित्रों अब इस तरह से समझिए, तभी यह पंक्ति समझ में आएगी, है ना। अर्थ इसका देखिए, कह तो रहे हैं कि वह कैलाश जो है कि शिव जी के प्रतिदिन एकत्रित हुए हंसी के समान है। किसके समान है, हंसी के समान है। तो अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप में समझा देना प्रभु कि हम लोगों ने अभी पहले भी जस्ट चर्चा किया था कल या परसों के क्लास में, है ना, कि उसमें जो है कि वह मानो हंसते हुए फेनों से, है ना, फेन की चर्चा थी, धवल की चर्चा थी। तो मित्रों हंसी का जो कलर रंग होता है कवियों के संप्रदाय में यह धवल माना जाता है, धवल माना जाता है या फिर सफेद माना जाता है। तो अब यहाँ पर शिव जी हंस रहे हैं, तो वह कई दिन प्रतिदिन, आज हंसे शंकर जी, कल भी हंसे भगवान शंकर, परसों भी हंसे भगवान शंकर, तो वो जो धवल है वह एकत्रित हो गया, राशि बन गई है वह, ठीक है। उसी के समान यह कैलाश पर्वत है। चूंकि इस कैलाश पर्वत की मित्रों एक चोटी नहीं है, कहने का मतलब है कि चोटियों की ऊंचाई वाला, जैसे कहने का मतलब इस प्रकार से चोटी होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हल्का फुल्का कहीं पर यह समतल भी है ना, थोड़ा सा ऐसे है, तो यहाँ पर जो है कि यह सब के सब सफेद है। तो कह रहे हैं यही कि भगवान शंकर के हंसी प्रतिदिन हंसी के मानो एकत्रित हुआ हो वहां पे, ठीक। चलिए अब संपूर्ण अर्थ को देखते हैं, फिर इसके प्रश्नोत्तरी को निकाला जाएगा, है ना, थोड़ा सा भगा करके चल रहे हैं, ठीक। तो कह रहे हैं यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मेघ, जब तुम थोड़ा और ऊपर जाकर के रावण की भुजा से शिथिल किए गए शिखरों वाला और देवता के स्त्री दर्पण रूप उस कैलाश का अतिथि बनना, और जो कैलाश
कुमुद के समान उजली चोटियों सी ऊंचाई वाला, आकाश में फैले हुए किसके समान दिखाई देगा तुमको? कह रहे मानो भगवान शंकर के प्रतिदिन हंसी को एकत्रित किए गए के समान धवल वह दिखाई दे देगा। ठीक मित्रों, अब देखिए प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं हम लोग फटाफट। प्रश्नोत्तरी को अगर देखा जाए मित्रों यहाँ पर, तो देखिए कि क्रौंचरंध्र, यह पहला प्रश्न कि अब प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा आराम से करते हैं कि क्रौंचरंध्र से मेघ कैलाश पर्वत किस रास्ते से जाता है? मेघ कैलाश पर्वत किस रास्ते से जाता है मित्रों? तो हम लोग पिछले ही पढ़ चुके हैं, क्रौंचरंध्र के रास्ते से जाता है। कहां से? क्रौंचरंध्र के रास्ते से जाता है कैलाश पर्वत को। ठीक, दूसरी बात कि रावण के भुजाओं से शिथिल किए गए वाला कौन सा पर्वत है? तो मित्रों कैलाश पर्वत है। या फिर कैलाश पर्वत को की चोटियों को शिथिल किसने किया था? तो रावण ने किया था। अब आगे, यह तो चर्चा हो ही चुकी है, त्रिदश अर्थात देवता, यह तो याद ही कर लेना हम लोगों को, यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब याद अगला प्रश्न कि देवताओं के स्त्रियों के दर्पण रूप कौन सा पर्वत है? देवताओं की स्त्रियों के दर्पण रूप कौन सा पर्वत है? तो मित्रों कैलाश पर्वत है ना? या फिर कैलाश पर्वत किसके स्त्रियों के दर्पण रूप है? तो देवता के। ठीक, चलिए आगे बातें, ये दो प्रश्न हो गए दो पंक्ति से। अब यहां चलते हैं कि कैलाश पर्वत किसके समान उजली चोटियों वाला है? कैलाश पर्वत किसके समान उजली चोटियों वाला है मित्रों? तो कुमुद पर्वत के समान। या फिर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि कुमुद पर्वत के समान उजली चोटी वाला कौन सा पर्वत है? यह कैलाश पर्वत है कि रामगिरी है कि अम्रकूट पर्वत है ना? कुमुद के समान उजली चोटी वाला तो कौन सा पर्वत है मित्रों? कैलाश पर्वत है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसमें से विशिष्ट कोई जबरदस्ती प्रश्न निकालना होगा, छोड़ देते हैं। अब हम लोग विशेषण और अलंकार बड़ा महत्वपूर्ण है इसका, उस पर चलते हैं। तो पहले विशेषण को देख लिया जाए। देखिए कैलाश मित्रों क्या हो गया हम लोगों का? विशेष्य। कैलाश क्या हो गया? विशेष्य। और इसका देखिए ये वाली पंक्ति पूरी की पूरी है, क्या है इसका? विशेषण। कैलाश कैसा पर्वत है? तो रावण की भुजाओं के द्वारा शिथिल कर दिया गया है। यह कहानी मित्रों आप लोग पौराणिक कथा है, आप लोग जानते ही होंगे कि रावण एक बार कैलाश पर्वत को उठा करके अपने यहाँ लेकर के जा रहा था। भगवान शंकर को यह अच्छा नहीं लगा, अब वहां से उठकर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए दबा दिए। और जब रावण से सहा नहीं गया तो उसको वहीं पे रख दिया था, तो हिला दिया था। ठीक है, उठबे नहीं किया, वो कुछ ये भी मिलता कि उठा ही नहीं। तो उसकी चोटियां जो है कि जो जोड़ है वह कमजोर हो गए थे। ठीक, चलिए हिला दिया था। और दूसरा भी यह भी है मित्रों, देवता स्त्री दर्पण रूप कौन सा पर्वत है? तो कैलाश मित्रों, यह भी इसका क्या हो जाएगा? विशेषण। एकदम ये सब नोट कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि विशेषण ही छांटने के लिए दे आप लोगों को, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिदश वनिता दर्पण रूप कौन सा पर्वत है? तो हम जब ये जानते रहेंगे मित्रों तो सरलता से कर लेंगे। अब आगे देखिए, यहां पर तो कोई विशेषण नहीं है, लेकिन हाँ अलंकार में चलते हैं। अलंकार खतरनाक निकल रहा है। देखिए कुमुद के समान उजली कुमुद के समान उजली क्या है मित्रों? इसकी चोटी है। तो एकदम स्पष्ट रूप से मित्रों एकदम इस श्लोक को यहाँ पर से खींच करके एकदम इसको कौन सा लगा लीजिए? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। क्योंकि कुमुद के समान, तो कुमुद मित्रों क्या हुआ? संज्ञा हुआ। संज्ञा के साथ हम समान लग रहे हैं तो उपमा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों, है ना? यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि देखिए समान हमने किसके समान कहा है? इव लगा है ना, तो हंसी के समान। किसके समान? हंसी के समान। तो ये मत कहिएगा कि इव यहाँ प्रतिदिन जुड़ा हुआ है, नहीं, यह हंसी के समान धवल। हंसी के समान धवल। तो हंसना मित्रों क्या है? एक क्रिया है। हंसना क्या है? क्रिया है। और क्रिया के समान है, तो फिर यह जो इव है
यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहां भी मित्रों यदि इव क्रिया के साथ जुड़ जाता है वहां पर हम लोग कौन सा अलंकार लगा लेते हैं? उत्प्रेक्षालंकार। और जब यह इव यदि संज्ञा के साथ जुड़ा होता है तो उपमा अलंकार लगा लेते हैं। तो आराम से हम लोग पकड़ लेंगे मित्रों कि इस पंक्ति को उठा करके रख करके पूछ दिया कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा। इस पंक्ति में पूछा तो उपमा। ठीक है। अब त्रयंबकम का है मित्रों शिव, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा इस शिव में एक और प्रश्न है, जैसे ना कि तीन नेत्र त्रीणी है ना, त्रीणी अम्बकम, यानी कहा भाव है कि इनको देखिए शंकर के 5 मुख भी कहे जाते हैं। जानकारी के लिए नोट कर लीजिए, हो सकता है अभी पूछ दिया जाए। तो 5 मुख भगवान शंकर के कहे जाते हैं। हर एक मुख में 3-3 आंख हो जाती है उनकी, तो 5×3 15 नेत्रों वाले होते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं से अगर उटपटांग के अगर प्रश्न आए तो इसको भी जानते रहिए। चलिए ठीक है, हम तो समझते हैं अब यह श्लोक पूर्ण हो गया। चलिए अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अरे अभी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखनी है, उसको देखते हैं। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं मित्रों। गत्वा ये एकदम हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक। च ऊर्ध्वम यहाँ कुछ बनता नहीं है। पूछे जाने योग्य ये रहा 10 मुख। 10 मुख तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें कौन सा समास है ना, 10 मुखानी ऐसे द्वंद्व नहीं मारना है, बहुब्रीहि समास है। ठीक। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। 10 मुखानी ऐसे जिसके पास 10 ठो मुख हो। अब आगे है देखिए 10 मुखस्य भुजा। अरे 10 मुखस्य भुजा, 10 मुखस्य भुजा, तो कौन सा समास हो जाएगा मित्रों? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब मित्रों छोड़िए इसको, पूरा अगर हम लोग ले लेंगे तो पूरे में अगर पूछ दिया कि कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास, बस। ठीक। अब आगे कैलासस में मित्रों षष्ठी विभक्ति आप लोग देख ही रहे, कोई समस्या नहीं है। त्रिदश वनिता है ना, तो त्रिदशा नाम वनिता। त्रिदश का मित्रों अर्थ भी जान लेते, हो सकता है पूछ दे। त्रिदश का मतलब 3 ठे 10। जब 3 ठे 10 हम लोग कर लेंगे तो 10 धन 10 धन 10 यानी कितना हो गया? बराबर 30। यानी कहा जाता है कि देवता हमेशा 30 वर्ष की आयु वाले ही होते हैं। 30 वर्ष आयु। ठीक। उनकी आयु हम लोग होते हैं ना, हम लोग होते हैं अभी जन्म पैदा लेंगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30 को पार करके 31-32 हो करके 50 साल तक जाते जाते काम खत्म है। लेकिन यह जो देवता लोग हैं वो हमेशा 30 वर्ष के बने रहते हैं, हमेशा युवा ही रहते हैं। वही कह रहे हैं कि त्रिदश है ना। यह भी शायद त्रिदश या वायु से भी संबंधित शायद प्रश्न पूछा है टीजीटी में, अच्छे से स्मरण नहीं हो रहा है हमको। चलिए, तो त्रिदशा नाम वनिता कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। अब तस्या दर्पण, उनका दर्पण, तो यहाँ भी मित्रों कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। खैर यह समास महत्वपूर्ण नहीं है इसमें से, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगो छाया कुमुद विशदहि यह वितत्य, इसका देख लेते हैं। ठीक। वितन कत्वालय, वि उपसर्ग लगा लीजिए मित्रों, तन धातु लगा लीजिए, फिर कत्वा लगा लीजिए, इसके बाद क्या लगा लीजिए? लेप, और बन जाएगा मित्रों वितत्य। ठीक है। थोड़ा सा हटके है तो दिमाग में इसको बैठा लेना है। खम यह वाला भी मित्रों याद कर लेना है कि आकाश होता है, हो शब्दावली की दृष्टि से पूछा जा चुका है। इसको भी प्रश्न ही प्रश्न है मित्रों इसमें भी, है ना। अब आगे बढ़ते हम लोग राशि भूत। राशि है ना, राशि धन चुई प्रत्यय लगा लीजिए मित्रों, चुई प्रत्यय लगा लीजिए। और एक चीज एकदम नोट कर लीजिए, जब भी मित्रों हम लोगों का इसमें चुई प्रत्यय लगता है, लग रहा है कुछ ज्यादा ही घसीट करके लिखा गया, चुई प्रत्यय जब भी लगता है तो इसको दीर्घ होकर के क्या बन जाता है? मतलब दीर्घ होता है। उसके बाद इत होता है तो राशि क्या हो जाएगा मित्रों? यह राशि। ठीक। अब राशि के बाद भूधनकत, भूता है ना, तो भूधनकत करके हम लोग ये बना लेंगे राशि भूता। भूता में तो बचेगा ही नहीं, आप लोगों से छोड़ देते हैं। प्रतिदिनम इव त्रयंबकम, त्रयंबकस्याट अट्टहासः, अट्टहासम और त्रयंबकम है ना। तो मित्रों यहाँ पे त्रयंबकस्य, त्रयंबकस्य षष्ठी विभक्ति। अब त्रयंबकस्य षष्ठी में है, लेकिन इसमें समास कौन सा है? तो कह रहे मित्रों कि त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य सः, त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य सः। मित्रों कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। यह भी समास की दृष्टि से खतरनाक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे यह आएगा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं बहुव्रीहि समास। और इसके बाद सुआदि की उत्पत्ति करके षष्ठी विभक्ति बना लेते हैं, त्रयंबकस्य बन गया।
अब अट्टहास, अट्टहास मतलब मित्रों हिंदी लगा लेते, अट्टहास जोर की हंसी, जोर की हंसी को हम लोग अट्टहास कहते हैं। तो जब हंसी कितनी है, जोर की, विशेष से विशेषण लगाइए और बना लीजिए सीधे सीधे कर्मधारय समास, है ना मित्रों। अट्टहास, ठीक, अट्टहस चासो हंसी, है ना, हासा अट्टहास, राइट। तो मित्रों इसमें परीक्षा की दृष्टि से ये मतलब जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, कुछ प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, उसको नोट कर लेना है। चलिए हम लोग फटाफट मित्रों आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक और भी देखते हैं। तो यह रहा अगला श्लोक 63वां, पढ़ लिया जाए इसको पहले, फिर देखा जाएगा। उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभे सद्यः कृत द्विरद दशनच्छेद गौरस्य तस्य शोभा मद्रे स्तमित नयन प्रेक्षणीयाम भवित्री भवित्रीम अनसन्यस्ते सती हलभृतो में चके वाससीव, है ना मित्रों। देखिए अभी इस श्लोक में यक्ष जो है मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, जब तुम उस कैलाश पर्वत का अतिथि बनोगे, उस कैलाश पर्वत को धारण करोगे, तो तुम उस कैलाश पर्वत की शोभा क्या होगी। इस कैलाश पर्वत की शोभा का बड़ा ही अच्छे उपमा के साथ, उपमा को देख करके महाकवि कालिदास जी वर्णन कर रहे हैं। देखते हैं मित्रों हम लोग परीक्षा की दृष्टि से। कह रहे हैं कि उत्पश्यामी, उत्पश्यामी यक्ष कह रहा है कि उत्पश्यामी अपने को बता रहा है कि मैं अनुमान करता हूं, तर्क करता हूं, ठीक, हम लोग लिख ले मित्रों, अनुमान करता हूं, कि मैं अनुमान करता हूं कि त्वयि मतलब तुम्हारे द्वारा, तन तुम, तटगते स्निग्धा स्निग्धम, है ना, स्निग्धम भिन्नम अंजनाभे, अर्थात चिकना, स्निग्ध मतलब मित्रों चिकना, ठीक, तुम क्या हो, चिकने हो, किसके समान चिकने, तो कह रहे कि घुटे हुए मले हुए अंजन के समान, है ना मित्रों। भिन्न भिन्न अंजनाभे अर्थात मले हुए या फिर घुटे हुए भी लिख सकते हैं, चिकना मले हुए अंजन के समान, अंजन के समान हो, ठीक। और जब तुम उसके बाद तटगते, उस कैलाश पर्वत को प्राप्त करके, अर्थात उस चोटी पर पहुंचकर, गत अर्थात चोटी पर पहुंचकर, राइट, त्वयि माने तुम, है ना, तुम्हारे। तो कह रहे कि हे मेघ, तुम जो है कि चिकना मले हुए घुटे हुए अंजन के समान काले हो, और जब तुम उस चोटी पर पहुंचोगे, है ना, उस चोटी पर पहुंचकर कैसा दिखाई दोगे। तो कह रहे कि सद्य, और देखिए ये तो उसकी बातें हो गई, यहां पर तो मेघ के गुण को बताए, तुम अर्थात मित्रों तुम का अर्थ क्या हो जाएगा, मेघ, और यह मेघ की विशेषण को बताए कि तुम कैसे हो, तो चिकने हुए काजल के समान घुटे हुए हो, एकदम अरे अंजन के समान हो। और यह कैलाश कैसा बता रहे, कैलाश पर्वत की चोटी कि सद्य अर्थात तुरंत, कृत द्विरद दर्शन छेद, कृत मतलब सद्य मतलब मित्रों शीघ्र, और कृत मतलब काटे गए, और द्विरद मतलब मित्रों हाथी, और दशन अर्थात मित्रों दांत, और छेद मतलब टुकड़ा, ठीक। तो कह रहे हैं कि शीघ्र ही काटे गए हाथ के टुकड़े के समान, गौरस्य मने गौर, गौरस्य अर्थात गौर है, यानी कि सफेद है, ठीक है ना मित्रों। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि दोनों बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गई कि यक्ष मेघ का गुण क्या बता रहा है, विशेषण क्या बता रहा है कि वह जो है चिकने घुटे हुए मले हुए अंजन के समान काला, और वह कैलाश पर्वत की जो चोटी है ना, अद्र है ना, अद्र अर्थात पर्वत, वह पर्वत कैसा है मित्रों, कह रहे जो हाथी का दांत अगर तुरंत काटा जाता है मित्रों तो कैसा होता है, दोनों तरफ अंदर का भाग सफेद होता है, कह रहे तुरंत काटे गए, शीघ्र काटे गए हाथी के दांत के समान श्वेत, यह कौन है, अद्र। अब इसकी शोभा, है ना, इस पर्वत की शोभा, ऐसे कैलाश पर्वत पर तुम इस गुण वाले होकर के जब तुम धारण करोगे तो कैसी शोभा होगी, कह स्तमित नयन प्रेक्षणीयाम भवित्री, तो कह स्तमित अर्थात मित्रों निश्चल, अर्थात कहले कि एकटक, एकटक नयन मतलब मित्रों नेत्रों से, एकटक नेत्रों से, प्रेक्षणीयम मने दे
कह रहे कि देखने वाली, है ना, भवित्री मतलब होने वाली या फिर देखने होने वाली। ठीक, तो कह रहे हैं कि निश्चल नेत्रों से देखने वाली शोभा होगी, है ना। तुम्हारी शोभा कैसी होगी? एक टक, पलक नहीं झपकनी चाहिए, एक टक देखने वाली नेत्रों से तुम्हारी शोभा हो जाएगी। लेकिन अब कैसी शोभा होगी, प्रश्न उठेगा ना कि इसकी कैसी शोभा होगी भाई कि हम एक टक नेत्र से देख रहे हैं। कहे सुनो, अब किसके समान होगी वह शोभा? जो कि निश्चल नेत्रों के समान देखने वाली होगी। करे अंसन्यस्ते, है ना, भवित्री म निकाल देंगे, अंश बचेगा। अंसन्यस्ते अर्थात मित्रों कंधा, है ना, कंधा पर, सप्तमी है तो कंधा पर। सती हल भृतो, सती अर्थात जाते, हल भृतो, हल भृता अर्थात मित्रों बलराम। कौन हो जाएंगे? बलराम। ठीक, अब इसके बाद करें मेचक। मेचक अर्थात मित्रों होता है नीला, परीक्षा के लिए बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है। मेचक मतलब नीला, और वासस मने वस्त्र, वस्त्र इव मने समान, इव अर्थात समान। तो कह रहा है कि बलराम के कंधे पर रखे गए नीले वस्त्र के समान तुम्हारी शोभा होगी। फिर से समझिए मित्रों कि हे मेघ, जब तुम उस कैलाश पर्वत पर का अतिथि बनोगे तो तुम्हारी जो शोभा होगी बलराम के कंधे पर रखे गए नीले वस्त्र के समान होगी, एकदम एक लाइन में। अब जैसे समझिए मित्रों इस तरह से कि बलराम क्या थे? गोरे, है ना, अर्थात गौर, है ना, गौरस से गोर अर्थात सफेद, और उनके कंधे पर हमेशा नीला वस्त्र धारण करते थे। तो नीला वस्त्र धारण कर लिए अर्थात नीले दुपट्टे को रख लिए अपने कंधे पर। तो कह रहे ठीक उसी समान तुम भी शोभा को प्राप्त करोगे और निश्चल नेत्रों के देखने हो। तो इससे मित्रों एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बलराम की उपमा किससे दी गई, है ना? कैलाश से। बलराम की उपमा किससे दी गई? कैलाश से। और जो है इस वस्त्र की इस नीला की उपमा किससे दी गई मित्रों? मेघ की। नीला की उपमा किससे दी गई? मेघ की। अभी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए संपूर्ण अर्थ को देख करके तब प्रश्न को निकालते हैं कि हे मेघ, यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मेघ, मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि उस कैलाश पर्वत के चोटी पर तुम पहुंच करके तुम तो हुए चिकने हुए, घुटे हुए, मले हुए अंजन के समान तुम काले, और वह कैलाश पर्वत जो है कि शीघ्र ही काटे गए हाथी के दांत के टुकड़े के समान गौर सफेद है। तो तुम्हारी जो शोभा बनेगी वह निश्चल नेत्रों से टकटकी लगा करके देखने वाली होगी, क्योंकि जो तुम शोभा प्राप्त करोगे वह कैसी होगी? तो कह रहे हैं कि बलराम के कंधे पर रखे गए नीले वस्त्र के समान होगी। ठीक है मित्रों, चलिए अब इसमें हम लोग प्रश्न को देखते हैं। हो सकता है मित्रों आज मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी है कि मैं आप लोगों को अच्छे से न समझा सकूं, कुछ और भी कार्य करना है। और याद रहे आज फिर आप लोग अपना डेटा बचा करके रखिएगा। 10 बजे हम लोग लाइव होंगे, है ना, मेघदूतम की प्रश्नोत्तरी के साथ। मेघदूतम की कुछ प्रश्नोत्तरी है ना, उसके साथ हम लोग 10 बजे आज रात्रि में फ्री हो लीजिएगा, फटाफट जल्दी से पुनः लाइव होंगे। राइट, चलिए तो देखते हैं हम लोग अब इसके अर्थ को, प्रश्नोत्तरी को, है ना, कि मेघ का स्वरूप कैसा है या मेघ का विशेषण कैसा है मित्रों? तो चिकने हुए, चिकने मले हुए घुट्टे अंजन उसके समान कौन है? तो मेघ है। इसके समान कौन है मित्रों? मेघ है। राइट, है ना। अब सुनिए, हाथ काटे गए हाथी के दांत के टुकड़े के समान सफेद कौन है मित्रों? तो कह रहे हैं कि पर्वत है। ठीक, यह 2 प्रश्न हो गया। और उसके बाद यह नीचे से प्रश्न हो जाएगा कि बलराम की उपमा किससे दी गई है मित्रों? तो बलराम की तुलना कैलाश से की गई है। और फिर यह पंक्ति को उठा करके परीक्षा में रख देगा और पूछ देगा कि मेचक का अर्थ क्या है मित्रों? तो यह भी क्या हो जाएगा? नीला। और फिर दूसरा प्रश्न उठ जाएगा इसी में से, और इस नीले के साथ तुलना या मेचक शब्द के साथ तुलना किसकी की गई है? अगर इस प्रकार से पूछा ना मित्रों, अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से समझिए, इस पंक्ति को उठा करके रख दे और पूछे यहाँ पर ये जो है कि मेचक शब्द जो आया है या पद जो आया है, इसकी किसके साथ तुलना की गई है? बलराम के साथ, मेघ के साथ, कुबेर के साथ, कैलाश के साथ, फलाने के साथ, ढिमका के साथ।
तो कंफ्यूज हो जाएंगे मित्रों, है ना। मेघ के साथ की हुई है, एकदम याद रख लेना है ये, राइट। चलिए इसका विशेष विशेषण निकाल लेते हैं। तो मित्रों ये त्वयी क्या हो जाएगा, विशेष त्वयी अर्थात मेघ, है ना। और मेघ कैसा है मित्रों, तो इसके समान है, यह हो गया विशेषण, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और यह अद्रे यानी कि पर्वत, है ना मित्रों, तस्य अद्रे, उस पर्वत, तो यह उस पर्वत मित्रों क्या हो जाएगा, यह विशेष्य। और विशेषण क्या हो जाएगा, हाथी के, है ना, सद्य शीघ्र काटे गए हाथी के दांत के समान बोल रहे हैं, कुछ लिखा जा रहा है कुछ, है ना। क्या हो जाएगा मित्रों इसका विशेषण, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए है निश्चल, और भी विशेष विशेषण है, स्तमित नयन प्रेक्षणीयम, निश्चल नेत्रों के देखने वाले। तो निश्चल नेत्रों के देखने वाला मित्रों क्या है, तो शोभा। तो यहाँ पर यह शोभा क्या हो जाएगा, एकदम नोट करते चलिए, विशेष। और यह क्या हो जाएगा मित्रों, विशेषण। यह क्या हो जाएगा, विशेषण, है ना। चलिए ठीक, आगे देखिए और भी विशेषण है। मेचकम, मेच के नीला, यह क्या है मित्रों, विशेषण, है ना। यह क्या हो गया, विशेषण। कौन नीला है, तो वासव, वस्त्र नीला है, यह क्या हो जाएगा मित्रों, विशेष, ठीक है ना। और यह वस्त्र कहाँ पे रखा हुआ है, तो कंधा पर, तो यह इस विशेष का मित्रों विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक। इसका यह विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक। तो हम समझते हैं मित्रों, शीघ्र ही देख लिए फटाफट, लेकिन श्लोक पूर्ण हो गया। चलिए हम लोग फटाक इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। अब तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं मित्रों हम लोग उत्पश्यामी, है ना। तो उद उपसर्ग लगा लिया जाए, दृश्य धातु को कर लिया जाए, और लट लकार को लगा लिया जाए मित्रों, पश्यामी पश्यावह पश्यामः, उद उपसर्ग लगा दिया, उत्पश्यामी हो गया, ठीक। अब देखिए कोई समस्या नहीं, त्वयी सप्तमी एक, तटगते सप्तमी एक, थोड़ा सा शीघ्रता है मित्रों, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना। अब स्निग्ध भिन्नांजनाभे, टोटल अवांतर समास है, लेकिन लास्ट में हम लोग निकालेंगे तो विशेषण है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बहुव्रीहि समास। बताइए कोई समस्या है, समझते हैं नहीं होनी चाहिए। अब सद्य कृत द्विरद दर्शन छेद गौरस्य, तो मित्रों यहाँ पर भी अवांतर तो है ना, कर्मधारय समास तत्पुरुष है इसमें, लेकिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं, संपूर्ण में देख लेते हैं। तो मित्रों संपूर्ण में देखिए उपमित समास हो जाएगा, उपमित समास। क्यों, क्योंकि कृत द्विरद दर्शन छेद, है ना, तादृश उसके समान गौर, तादृश गौरस्य, है ना, तादृश गौरस्य तो हो जाएगा उपमित समास, उसके समान गौर, राइट। यद्यपि यह इतना लंबा है कि परीक्षा में पूछेगा नहीं। तस्य शोभा मद्रे, यहाँ पर तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है। स्तमित नयन, स्तमिते नयने, है ना, अरे हाँ, स्तमिते नयने अर्थात मित्रों कर्मधारय समास। चूंकि निश्चल, निश्चल अर्थात एकटक दृष्टि नेत्र, तो यह विशेष विशेषण हो गए मित्रों कर्मधारय समास। अब देखिए क्या है, ताभ्याम प्रेक्षणीया, ताभ्याम प्रेक्षणीया, तो मित्र यहां तक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष, राइट। यह तो भले इंपॉर्टेंट ना हो मित्रों, लेकिन ये वाला अवश्य इंपॉर्टेंट है ना। इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। भूधन त्रिच धन गीप, है ना, भूधन त्रिच धन गीप प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, गीप गिस गिन में बड़ा कंफ्यूज करता है, राइट। आप फिर अंसन्यस्ते सती हल भृतो, इसका भी मित्रों व्युत्पत्ति आप लोग देख लीजिए, है ना। चूंकि बड़ा प्रसिद्ध वर्ड है, यह शब्द है, यह पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हल से आप धातु लगा लीजिए, कौन सी, भ्री, और इसके बाद मित्रों क्विक प्रत्यय लगा लीजिए, बन जाएगा हलभृतः। एकदम महत्वपूर्ण है, यह एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो बाकी मेच के वाशवी नाम तो कोई समस्या इधर है नहीं, है ना। तो आज की कक्षा मित्रों यहीं तक रहने देते हैं। आज मैं अपनी कक्षा से थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शीघ्रता है, मुझे कार्य है थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कम से कम आज 2 श्लोक कर दिया जाए। तो 2 श्लोक आज हो गया मित्रों, लेकिन मैं भी कुछ कार्य को समाप्त कर लूँ, आप लोग भी भोजन इत्यादि कर लीजिए, फिर हम लोग 10 बजे पुनः लाइव मिलते हैं मेघदूतम के प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।